चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का। टुडेज लेक्चर इज आवर 13th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और इससे पहले जो बातें हमने डिस्कस की थी वो थी बायोट एंड सेवरेट लॉ। बायोट एंड सेवरेट लॉ जो था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने ये बात देखी थी कि जब करंट किसी वायर से या किसी कंडक्टर से पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में, उसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हम बायोट एंड सेवरेट लॉ यूज करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमने एम्पेयर्स लॉ पढ़ा था। एम्पेयर्स लॉ हमें बताता है कि अगर किसी क्लोज पाथ में करंट अगर मूव कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते, हम उस करंट के मूव करने की वजह से जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर रहे थे। ठीक है। और हमने ये देखा था कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें मैग्नेटिक फील्ड का विद द लेंथ एलिमेंट, मतलब लेंथ एलिमेंट कौन सा, ds एलिमेंट, तो दैट वाज इक्वल टू म्यू नॉट आई। वो हम केस ले रहे थे कि अगर हमारे पास एक सिंगल टर्न हो, ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हो तो जितने टर्न्स ज्यादा होंगे हम n के साथ, n फॉर एग्जांपल इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिर हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। उसी से रेलेवेंट आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज जो हम पढ़ेंगे वो है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। अब हमें देखना है कि सोलेनॉइड है क्या चीज, किस तरह का बना होता है। जिस तरह आपने लास्ट एग्जांपल किया उसमें एक टोराइड आपने पढ़ा था। टोराइड में जो होता है कि एक सर्कल है, वो मतलब एक रिंग समझे, एक ऐसा रिंग जो कि नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर रिंग है, उसके ऊपर कोई मेटालिक वायर से वाइंडिंग की हुई है। ठीक है। उसकी वो कितनी ज्यादा टाइटली बाउंडेड है या फिर लूजली बाउंड है, तो वो उससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ता है, वो भी हम देखेंगे। दैट वाज टोराइड, यानी एक टोरस है, टोरस के सराउंडिंग में को हमने लपेटा हुआ था तार से, कंडक्टर से, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने लास्ट एग्जांपल में की थी फाइंड। ठीक हो गया। तो जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या है, इसके पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग वायर wound in the form of a helix। ठीक है। ये एक हेलिक्स की फॉर्म में, जिस तरह स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की फॉर्म में तार को ऐसे वाउंड किया होता है। ठीक है। जिस तरह ये राइट साइड पे आप फिगर देख रहे हैं। अब जो करंट है, करंट के फ्लो, मतलब एक एंड से हम शुरू कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो लोअर एंड है, यहाँ से करंट ने फ्लो करना शुरू किया, और हम हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की एट लीस्ट डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और एम्पेयर्स लॉ को यूज करते हुए हम जहां पे या जिस जगह पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, हम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में फाइंड की थी। ठीक है। तो इसके दो पार्ट हैं। एक इसका कहते हैं कि ये दिस इज इट्स इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट को हम देखते हैं पहले। ये जो पार्ट है, इस कॉइल का जो सेंटर है, दैट इज इंटीरियर ऑफ दिस हेलिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की है। आप यहाँ से देखें, सिर्फ मैग्नेटिक लाइंस को हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक, क्योंकि अभी आपने फ्लक्स नहीं पढ़ा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब आप पढ़ेंगे फिर आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप इस तार के, ये जो मोटी तार है जिसका हेलिक्स या जिसका स्प्रिंग बना हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसके किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इस जो लास्ट एग्जांपल थी, आई थिंक 30.5 थी, 30.5 में आपने देखा कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द हेलिक्स, और आउटसाइड द हेलिक्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब किसको यूज करते हुए, एम्पेयर्स लॉ को यूज करते हुए।
आप इनसाइड देखिए, हम इंटीरियर को देख रहे थे कि जो मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस एक जितनी है। एक जितनी नंबर ऑफ लाइंस होने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। और आउटसाइड ये इस हेलिक्स के बैर वाला जो इलाका है, जो बैर वाली जगह है, जो बैर वाला रीजन है, उसे हम कहते हैं दैट इज एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द हेलिक्स। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में आप देखें कि जब हम इस हेलिक्स के करीब हैं, हेलिक्स के करीब करीब मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हैं, दूर जाएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएंगी। इसे आप फ्लक्स भी कहते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया पर यूनिट एरिया, या आप कह सकते हैं, या थ्रू सर्टेन एरिया कह सकते हैं। और आप इसे मतलब फ्लक्स कहते हैं। और जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उसे हम कहेंगे कि उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। अच्छा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट रीजन्स में फाइंड कर लेंगे, अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, देन वी विल ऐड देम वेक्टोरियली, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड्स रिजल्टिंग फ्रॉम ऑल द टर्म्स, ठीक है। तो अगले सफे पे देखते हैं कि इफ द टर्म्स आर क्लोजली स्पेस्ड, पिछले पेज पे देखें, ये जो टर्म्स हैं, जो हेलिक्स बना हुआ है, ये जो टर्म्स हैं ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, बल्कि स्ट्रेच है ऐसे, मतलब उसके बीच में हर रिंग के बीच में स्पेस है। अगर ये स्पेस ना हो, ये टाइटली या क्लोजली पैक्ड हो, तो फिर क्या होगा, हम कहेंगे कि हर एक रिंग जो है दैट इज जस्ट लाइक अ सर्कल, ठीक है। जैसे सर्कल, एक सर्कल में करंट फ्लो कर रहा होता है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे इस फिगर में दी हुई है। हाँ, अब ये देखें बेटा कि ये हेलिक्स जो है मतलब स्पाइरल वाइंडिंग है उसकी, क्या कहते हैं, एक कंडक्टर की, एक तार की। अगर वो क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में स्पेस नहीं है, अब उनके बीच में अगर स्पेस नहीं है, हम कह सकते हैं कि हर एक जो रिंग है दैट इज लाइक अ सर्कल, ठीक है। जब आपके पास एक क्लोजली स्पेस्ड हेलिक्स हो या क्लोजली पैक्ड सोलिनॉइड हो, आप वो ऐसे ही मैग्नेटिक लाइंस बिहेव करती हैं जैसे अभी आपने पढ़ा था इन द बिगिनिंग, आपने पढ़ा था एक बार मैग्नेट है आपके पास। बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थ पोल, ये उस बार मैग्नेट भी दिखाया हुआ है कि जिस तरह एक बार मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके एंटर होती हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ही है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजेंबल दोज ऑफ अ bar magnet, meaning that the solenoid effectively has a north and south pole, ठीक है। तो आगे इस ये जो लिखा हुआ है ये वही है जो मैंने आपको बता दिया, आपको याद दिलाने के लिए ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो हेलिक्स है या जो सोलिनॉइड है उसकी एक साइड जो है नॉर्थ पोल होगी और दूसरी साउथ पोल की तरह होगी। और अब ये है कि एक आइडियल सोलिनॉइड किस तरह का होता है। एन आइडियल सोलिनॉइड इज अप्रोच्ड व्हेन द टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड and the length is much greater than the radius of the turns, ठीक है। अब ये जो है इसका रेडियस होगा और ये इसकी लेंथ है, लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए एक आइडियल सोलिनॉइड की। और फिर क्या होगा, जब लेंथ ज्यादा हो, किससे, रेडियस से ज्यादा हो, और अगर ये रेडियस से ज्यादा हो, फिर क्या होगा, इसके इंटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। उसी सोलिनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू बता दिया हुआ यहाँ पे। क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब इसका ऐसे ऊपर से इसे आधा काट लिया गया और जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस है वो भी दिखाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है किसी भी जगह के ऊपर, तो हमें क्या करना होता है, हम एक एम्पीरियल लूप
एम्पीरियन लूप बना लेते हैं, जिस तरह ये लूप 1 लिखा हुआ है, और हम इस लूप के मतलब किसी इस लूप के ऊपर किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपने अपने हाथ में एक रिंग पहनी हुई हो, ठीक है, जैसे चूड़ियां पहनी होती हैं, आप ये ऐसे समझें कि ये मैग्नेटिक लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं ये, और उसके ऊपर आपने एक रिंग पहना दिया उसको, ठीक है। अब हमने इस रिंग के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होगी, और ये जो रिंग है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। और जब ये परपेंडिकुलर है तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जब, तो क्या होता है कि बी डॉट डी एस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। दिस फिगर on this page shows a longitudinal cross section of part of such a solenoid carrying a current I. In this case, the external field is close to 0 and the interior field is uniform over a great volume, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अंदर इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और इसके बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड तकरीबन 0 होगी। हम कंसीडर करेंगे लूप 1 को पहले, जो जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज परपेंडिकुलर टू द पेज इन द फिगर सराउंडिंग द सोलिनॉइड, और ये इसको हमने कहा हम आइडियल सोलिनॉइड की बात कर रहे हैं। दिस लूप एनक्लोजेस अ स्मॉल करंट एज अ चार्जेस इन द वायर मूव coil by coil along the length of the solenoid. Therefore, there is a non-zero magnetic field outside the solenoid. लेकिन जो outside the solenoid magnetic field होगा उसकी strength जो है वो बहुत ही weak होगी, बहुत ही थोड़ी होगी, ठीक है। ये सर्कुलर फील्ड लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड की आउटसाइड द सोलिनॉइड ये होंगी, लेकिन वो बहुत ही वीक होंगी। ये किस तरह की होंगी, दैट लाइक दोस ड्यू टू अ लाइन करंट, ठीक है। जब एक लाइन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस तरह हमने एम्पियर्स लॉ में स्टडी किया था। फॉर एन आइडियल solenoid, this weak field is the only field external to the solenoid, जिसे मैंने ऊपर कह दिया that is close to 0, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे और हम ये कहेंगे हमने ये यहाँ पे ये बात कर ली कि एक्सटीरियर टू द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड है वो तकरीबन 0 होगी। अब हम एक और लूप लेते हैं, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, इस रेक्टेंगुलर लूप में आप देखेंगे जैसे कि आगे मैंने लिखा भी है, आपको वो मैं सेंड भी कर दूंगा कि यहाँ पे जो साइड 3 है इस रेक्टेंगल की, इसकी लेंथ जो है L है और इसकी जो विड्थ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, ठीक है। और हम देखेंगे कि जो साइड 3 है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जब ये परपेंडिकुलर होगी तो B डॉट ds विल बी इक्वल टू 0। और इसी तरह अगर हम देखें साइड 2 और साइड 4 को, ये भी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, तो क्या होगा फिर यहाँ इन तीनों साइड की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हम फाइंड करते हैं इनसाइड द सोलिनॉइड, इन तीनों रीजन्स की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, ठीक है। मैं इसको एक दफा आपके लिए पढ़ भी देता हूँ कि हम सपोज कर रहे हैं द प्लेन ऑफ दीज सर्कल्स आर परपेंडिकुलर टू द पेज। अब हम कंसीडर करेंगे एक रेक्टेंगुलर पाथ जिसे हमने लूप 2 कहा है इस पिछली फिगर के अंदर, ये लूप 2 है जिसे मैं कह रहा हूं कि ये रेक्टेंगुलर है। अच्छा, जिसकी लेंथ और विड्थ मैंने आपको बता दी है, L और W से रिप्रेजेंट की हुई है। अब हम अप्लाई करेंगे एम्पियर्स लॉ इस पाथ के ऊपर, और किस काम के लिए क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं B डॉट ds। B डॉट ds कहां पे फाइंड करेंगे, हम B डॉट ds फाइंड करना चाह रहे हैं हर एक साइड के ऊपर। हम हर एक साइड के ऊपर ये एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। द कंट्रीब्यूशन अलोंग साइड 3 इज 0। ये क्यों 0 है, बिकॉज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर,
जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि ये साइड साइड 3 की अगर हम बात करें, दैट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस साइड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या कि बिकॉज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द पाथ इन दिस रीजन, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम साइड 2 एंड साइड 4 are both zero, again because magnetic field is perpendicular to ds, ठीक है, along these paths both inside and outside the solenoid. Side 1 gives a contribution to the integral because along this path magnetic field is uniform and parallel to ds, ठीक है। पैरेलल टू डीएस का मतलब क्या, बी मैग्नेटिक फील्ड और डीएस के बीच में जो एंगल है दैट इज जीरो। द इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ इज देयरफॉर, ये इंटीग्रल हमने पढ़ा था बी दैट डीएस क्लोज्ड इंटीग्रल, और दैट विल बी इक्वल टू, हम हर एक पाथ के ऊपर उसे अप्लाई कर रहे हैं, और हमने पाथ 3 के ऊपर सबसे पहले अप्लाई किया और हमने देखा कि बी दैट डीएस इज इक्वल टू 0, और फिर हमने 2 और 4 पाथ की बात की, वहां पे भी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू डीएस, और जिसकी वजह से हमने कहा कि वो 0 के बराबर है, और पाथ 1 की सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन होगी मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है इनसाइड द सोलेनॉइड, इसलिए हमने इसको इंटीग्रल से बाहर ले लिया और पाथ 1 के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो अम्पेयर्स लॉ जो के बराबर था बी क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर था अम्पेयर्स लॉ, और एन इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स की हम बात करते हैं, जहां से बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल। अब ये जो n ओवर l है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये था बेटा आज का लेक्चर कि हम किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह फाइंड करते हैं, क्या एक सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ask me any question that is relevant to this lecture. Thank you very much.